गालिब साहब कहते हैं, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे उस अंग की जो सिर्फ मांसपेशियों का एक पंप नहीं है, बल्कि जो हर धड़कन के साथ हमें जीने का मतलब बताता है। ये दिल मेडिकल भाषा में हृदय कहलाता है, एक जटिल मशीन जो हर मिनट 70 से 80 बार धड़कती है, हर दिन लगभग 1 लाख बार धड़कती है और पूरी जिंदगी में करीब 250 करोड़ बार धड़कती है। ये धड़कनें सिर्फ खून को पंप नहीं करती, ये यादें पंप करती हैं, ये प्यार पंप करती हैं और ये दर्द पंप करती हैं और कभी कभी टूट जाती है। लेकिन आज हमारे साथ बैठे वो महापुरुष हैं जिन्होंने हजारों दिलों को फिर से धड़कना सिखाया है, जो सिर्फ धमनियों, वॉल्स और ब्लॉकेज को नहीं बल्कि हर मरीज के दिल की कहानी को भी पढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां जब किसी दिल को छूती हैं वो एक जीवन को दोबारा शुरू करती हैं, जो जानते हैं दिल का दौरा सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं होती, ये अक्सर किसी रिश्ते का टूटना, किसी सपने का बिखरना या किसी चुप्पी का बोझ होता है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विजेश कुमार मिश्रा जी। ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने 2.5 दशक से ज्यादा समय तक हजारों दिलों को छुआ है और हर बार ये महसूस किया है कि सबसे मजबूत दिल भी सबसे नाजुक भावनाओं से बना होता है। तो आज हम बात करेंगे ना सिर्फ ब्लॉकेज और बाईपास की, बल्कि इस बात की भी कि दिल को कैसे स्वस्थ रखा जाए, मेडिकल तरीके से भी और भावनात्मक तरीके से भी। क्योंकि दोस्तों, एक स्वस्थ दिल नॉर्मल ईसीजी नहीं होता, एक स्वस्थ दिल वह होता है जो बिना डर के धड़क सके, बिना बोझ के महसूस कर सके और बिना थके प्यार कर सके। संवेदना पथिक न्यूज के विशेष पॉडकास्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं निलोत्पल द्विवेदी। मैं आभारी हूं, मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं इन सारे जो व्यूअर्स हैं इन सबको कुछ मैं मैसेज दे पाऊंगा जो उनके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। आप अपने 27 इयर्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आपको कार्डियोलॉजी की प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप इस डिपार्टमेंट में आना चाहें या हार्ट के ही डॉक्टर बनना चाहें? मुझे अपना पहला दिन हॉस्पिटल का याद है, जब मैं अपने प्रोफेसर के साथ मेडिकल वार्ड में राउंड कर रहा था। एक मरीज हाथ पकड़कर रो रहा था मेरे प्रोफेसर का कि मुझे बचा लो, मुझे जीना। और उस दिन अंदर से ऐसा लगा कि कुछ ऐसा बनना है जहां दूसरे की आप जान बचा सको, जहां आप एक सोसाइटी में अगर आप एक परिवार, एक आदमी को बचाते हो, वो एक परिवार को बचाता है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली सब इंटरडिपेंडेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी लाइफ को सिंसियरली अपने प्रोफेशन को आप परस्यू करते हो तो शायद यही सोसाइटी को जब आप सर्व करते हो तो यही एक देश सेवा का रूप है। सर, बहुत सारी सिचुएशन आपने ऐसी देखी होंगी, आपके 27 ईयर्स में ऐसी आई होंगी कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं इस चीज़ को लेके। तो आज हम वही अवेयर करने वाले हैं कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं या कैसे बचाव कर सकते हैं इन चीज़ों से। क्लास के बच्चा उसको अटैक आ रहा है, 4 साल का बच्चा उसको अटैक आ रहा है, 22 ईयर्स का उसको आ रहा है, 40 का उसको आ रहा है। पहले हम सुनते थे कि सिर्फ ओल्ड एज में अटैक्स आते हैं, पर अब ये युवाओं में आ रहा है। ऐसा क्यों है सर? इसका रीजन क्या है? देखिए, अटैक इज अ टर्म विच इज वेरी लूज टर्म, एक बहुत लूज टर्म है। हार्ट अटैक जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको हम बोलते हैं उसको कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मतलब किसी आर्टरी के को ब्लॉक हो जाना, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव हार्ट का डैमेज होना, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ये जो हार्ट अटैक है ये एक कार्डियक अरेस्ट से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है जो हम बाद में एक अलग से इस बात को समझेंगे। पर हार्ट अटैक, आर्टरी का क्लॉग होना बच्चों में एक्सट्रीमली रेयर है। सम कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज में, जैसे आर्टरी अगर दोनों एओर्टा पल्मोनरी आर्टरी के बीच से, अगर मेजर वेसल के बीच से क्रॉस करती है तो कभी उसके दबाव से हृदय में ब्लड फ्लो का प्रवाह रुक सकता है। एब्नॉर्मल आर्टरी होती है, कोरोनरी सारी पल्मोनरी आर्टरी से निकल रही होती है। ये सारे कॉन्जेनाइटल या पेडियाट्रिक पॉपुलेशन में सारी चीजें होती है। बट आप हार्ट अटैक इन प्योर सेंस जिसको आप कहते हो, वो अगर आप लेस देन 40 ईयर के लोगों में जो हो रहा है उसको हम कहते हैं प्रीमैच्योर। आजकल वो 25% ऑफ रिसेंट केसेस करीब इस वे में बिहेव करते हैं। और इसका जो न्यू ट्रेंड है, आप देखोगे कोरोना के बाद से इसकी बहुत हाइप हुई, लोगों की हृदय गति रुकने लग गई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या जो फेफड़े की आर्टरीज में क्लॉट का बनना था। बट हार्ट अटैक जो बेसिकली जो प्राइमरी डायग्नोसिस है वो 4-5 चीजों की वजह से हो रही है, जो अभी रिसेंट चीजें चल रही है। अगर आप युवाओं में देखोगे तो एक जेनेटिक कंपोनेंट भी है, पहले की अगर हिस्ट्री है या फैमिलीज में रन करती हैं
बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, लाइपोप्रोटीन ए, ये सारे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन क्रिएट करते हैं जो रिस्क को 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। दूसरी चीजें हैं, आप युवाओं में अगर लाइफ स्टाइल देखो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, 10-12 घंटे अपने जगह पे बैठे रहते हैं, लाइफ बहुत सेडेंटरी होती जा रही है। कुछ उनके ऐसे हैबिट्स भी होते जा रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, वैपिंग, ये सारी चीजें अगर देखोगे, स्मोकिंग थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन कराता है, क्लॉट बना देता है आर्टरीज में, वो भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। यंग वुमेन में कभी कभी उसको स्कैट बोलते हैं, आर्टरीज के अंदर की इनर लेयर, इंटीमल लेयर की जो है सेपरेशन हो जाती है उसमें, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से क्लॉट फॉर्मिंग टेंडेंसीज बनती है। तो ये सारी चीजें, उनका खान पान, हाई कैलोरी मील, जंक मील, ये सारी चीजें होलिस्टिकली देखोगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज को थोड़ा एज से पहले क्रिएट कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ऑल दीज 4-5 रीजंस आर द रीजन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ मोर हार्ट अटैक जो 40 साल से पहले देखते हैं। सर बच्चों में आ रहा है उनका क्यों? जैसे बच्चे तो 9 साल के सर, वो तो बच्चों में जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो मैंने बोला कोरोनरी एनोमेलीज की वजह से होती है। आर्टरी की ओरिजिन नॉर्मल से डिफरेंट होती है। दोनों आर्टरीज के बीच से क्रॉस करना, पूरी की पूरी आर्टरी जो है वो दूसरी तरफ से आना, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ से निकलना, एओर्टा से ना निकलना, या एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज, प्राइमरी हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, उस तरह की डिजीज जब होंगी तो ये प्रीमैच्योर हो जाएंगी। बट कॉमन जिसको आप अटैक समझते हैं, यूजुअली ये कार्डियक डेथ, सडन कार्डियक डेथ होता है, और सडन कार्डियक डेथ जो बच्चों में होती है उसके कारण जेनेटिक होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, एक्सेसरी पाथवे, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डियोमायोपैथीज, जिसमें कि जेनेटिक एब्रेशन से सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए बच्चा प्रीडिस्पोज होता है। उसको बोलते हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीज, ब्रुगाडा सिंड्रोम, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजीज जो कि बच्चों में सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए प्रीडिस्पोज होता है। क्या जब भी अटैक आता है तो क्या शरीर उससे पहले कोई संकेत देता है, या अटैक आने से पहले मुझे पता चल जाए कि मुझे अटैक आने वाला है तो मैं उस चीज को जाके ट्रीट करा लूं, या ऐसा कुछ साइन आता है कि बॉडी की तरफ से? मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसको आप लक्षण कहते हैं हार्ट अटैक का, वो चेस्ट पेन। चेस्ट पेन अगर हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, कोल्ड स्वेट्स हो रहे हो, दर्द सीने के सेंट्रल पोर्शन पे हो रही हो, बाएं साइड हो रही हो, बाएं हाथ को रेडिएट कर रही हो, जॉ में जा रही हो, गर्दन में जा रही हो, दिस आर टिपिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजाइना, टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइना। अगर आपको एंजाइना का पेन जो डिस्क्रिप्शन है, ऐसा पेन हो रहा है, यू हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन और अ कार्डियोलॉजिस्ट अर्लीस्ट, सो दैट कि ईसीजी हो सके और हम उस डायग्नोसिस तक पहुंच सके कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। In 10% of the patient of heart attack, even your ECG may be normal. Sometimes आप जाते हैं, कहते हैं ECG नॉर्मल था, और डॉक्टर कह देता है नहीं नॉर्मल है, चिंता की बात नहीं है, बट यू हैव टू वेट, समटाइम्स दिस ECG इवॉल्व। आपको कार्डियक एंजाइम से ट्रॉप टेस्ट है, वो बता देता है कि क्या ये हार्ट अटैक का ही दर्द है, इको बता देता है अगर हार्ट की पंपिंग रिड्यूस हो रही है। तो सबसे पहली चीज जो कंसीडर करनी है, ए स्ट्रॉन्ग सस्पिशन ऑफ टिपिकल एंजाइना। अगर ये टिपिकल चेस्ट पेन है तो इसको आप नेग्लेक्ट ना करें, यू शुड बी इवैल्यूएटेड। आपने जैसे बताया कि चेस्ट में पेन हो रहा है, तो हर दर्द हार्ट अटैक से रिलेट कर सकते हैं क्या? जैसे मैं अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ तो कभी कभी मुझे गैस की गोली दे दी जाती है कि आप ये खा लीजिए, शायद इसके कारण हो रहा हो, तो हर दर्द को हम इससे जोड़ सकते हैं क्या? देखिए, मैंने बोला, सबसे पहले बोला कि टिपिकल एंजाइना, मैंने डिस्क्राइब किया ये पेन कैसा होगा। ये पेन सेंटर ऑफ चेस्ट पे होगा, बाईं ओर होगा, बाईं ओर जाएगा, बेचैनी, घबराहट, स्वेटिंग, पर्सपिरेशन, ये सारी चीजें उससे कंसिस्टेंट होती है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों को सिमिलर करके देख लेते हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है सर? दोनों सिमिलर हैं क्या? हाँ, तो अगर आप देखोगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक नोमेनक्लेचर है कि कोरोनरी में ब्लॉकेज, मतलब जो हार्ट की आर्टरीज हैं उसमें ब्लॉकेज को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर इसके स्पेक्ट्रम को देखोगे तो इसके स्पेक्ट्रम, बेसल स्पेक्ट्रम पे जो है वो अनस्टेबल एंजाइना होता है कि चला, सीने में दर्द हो गया, माइनर हार्ट अटैक जिसको आप कॉमन भाषा में कहते हैं।
उसके आगे के स्पेक्ट्रम में होता है मेजर हार्ट अटैक, जिसको आप ST एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। उससे भी जो आगे का एक स्टेज है उसको आप बोलते हो सडन कार्डियक डेथ। एंड व्हाट इज दिस सडन कार्डियक डेथ? जब आपके सिम्टम हो और उसके विद इन 1 आवर पेशेंट एक्सपायर हो जाए और उनकी हृदय रुक जाए, इज अ सडन कार्डियक डेथ। अब आप इस सबसेट को सडन कार्डियक डेथ के कॉज को समझोगे तो मेजॉरिटी in elderly patient or young population is contributed by heart blockages, जिसको आप coronary artery disease बोलते हो, है ना? तो ये 40-50% is contributed by this blockage or heart attack. But in 50% of the patient, I earlier said कि देखो कार्डियोमायोपैथीज हो सकते हैं, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथीज हो सकते हैं, सडन इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ब्रुगेडा सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, इज लॉट ऑफ अदर डिजीज व्हिच मे लीड टू सडन कार्डियक। इट्स नॉट अ सेम थिंग, बट मेजॉरिटी ऑफ द CAD कंट्रीब्यूट टू अ सडन कार्डियक डेथ इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। मतलब मजाक में लोग बोलते थे कि मेरी पत्नी के कारण मुझे हार्ट अटैक आया है, इसको कभी क्यों नहीं आता? तो ऐसा होता ही है सर कि महिलाओं में हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है पुरुषों की अपेक्षा? मैं बोलूंगा जो रिसर्च है वो बोलते हैं कि महिलाओं में हार्ट अटैक बहुत कम पकड़ा जाता है। स्टडी में कहा गया कि जो महिलाओं में हार्ट अटैक है इसको पकड़ने बहुत डिलेड पकड़ते हैं, बहुत लेट हो जाती है। उसके कारण भी दिए गए कि बहुत उनके सिम्टम्स बहुत डिफरेंट होते हैं, उनको ट्रीट भी कर दो तो भी वो ठीक नहीं होते, सिम्टम्स परसिस्ट करते रहते हैं। यंग पॉपुलेशन फीमेल्स में उनमें हार्ट अटैक कम पाया जाता है। सर जैसे एक मिथ है कि हार्ट अटैक बुजुर्गों को ज्यादा होता है, तो ये मिथ है या सच्चाई है सर? जैसे जैसे आप एजिंग होती है वैसे वैसे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बढ़ती है, कैल्शियम चेंजेस बढ़ते हैं आर्टरीज में, और वैसे सिनेरियो में जो है ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं। बट बिकॉज ऑफ द न्यूअर चेंजेस इन द सोसाइटी, द हैबिट्स, द स्ट्रेस, the less exercise, sedentary lifestyle, the dietary changes. That's why the younger generation are getting MI nowadays in comparison to elder ones. तो सर क्या अटैक मोटा या पतला देख के आता है, या मोटे लोगों को ज्यादा आता है पतले लोगों को कम आता है? ये भी कुछ है क्या सर? तो ऐसा नहीं है कि जो पतले हैं उनको हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ कि उसके बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि केवल ओबेसिटी डिपेंडेंट नहीं है। ये जैसे मान लीजिए किसी को अटैक आया, उसको सॉल्वेट खिला देते हैं, आजकल जिम में पाई जाती है किसी के, मोस्टली एम्प्लॉयज जो जॉब कर रहे हैं वो तो रखते ही हैं अपने पास, कब अटैक आ जाए उनको भी नहीं पता। तो सर वो सॉल्वेट हमें कितनी देर के लिए बचा सकती है, या नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचने तक, या उसका कोई टाइम लिमिट होती है सर? जो सबसे पहले अगर हार्ट अटैक हो तो डिस्प्रिन अगर लें तो कहते हैं कि ये मोर्टेलिटी को 25% से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज लेनी है वो डिस्प्रिन लेनी है। अगर बहुत डिस्कम्फर्ट है, आप एक टैबलेट सॉर्बिट्रेट का 5 मिलीग्राम का जीभ के नीचे रख लें, इस डिस्प्रिन ले लें एंड रिपोर्ट टू योर फिजिशियन। हमें कौन कौन सी आदतें अपनानी चाहिए ताकि हमारा दिल स्वस्थ रहे? मतलब मैंने देखा है एक्सरसाइज भी लोग प्रेफर करते हैं इसके लिए, तो आपके हिसाब से क्या रूटीन अपनाना चाहिए एक युवा को कि वो कभी इन चीजों का शिकार ना हो? एक कॉन्सेप्ट आया जब हम हृदय रोग के बचाव की बात करते हैं कि जितने लोगों को हार्ट अटैक हुई उनमें कोई ना कोई एक रिस्क फैक्टर मौजूद था। और ये रिस्क फैक्टर क्या थे? तो ये रिस्क फैक्टर थे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, है ना, डाइटरी। तो अगर इन रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करते थे तो किसी हर हार्ट अटैक में एक रिस्क फैक्टर मौजूद था। अगर ये रिस्क फैक्टर हमें ना रहे तो शायद हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे जिंदगी में तनाव ना हो, हम खान पान ठीक रखें, हरी साग सब्जियां, फ्रूट सलाद ज्यादा खाएं। आप देखोगे आज के युवा जा रहे हैं, रैप करवा रहे हैं अपने मील को और कार में बैठ के खा रहे हैं। दे डोंट हैव ऑल दीज टाइम्स। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, regular exercise, all these things have a preventive aspect. आप रोक सकते हैं। जो established risk factor हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल अगर है उसको अर्ली डिटेक्ट करके अर्ली ट्रीट करें। जैसे आपने अभी बताया स्ट्रेस, तो स्ट्रेस तो आजकल हर युवा को है। मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, गर्लफ्रेंड छोड़ देती तो स्ट्रेस आ जाता है, लोगों को डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो क्या ये भी कारण है हार्ट अटैक आने का?
रिसर्च ने ये बताया अबाउट स्ट्रेस एंड कार्डियक एलिमेंट एंड दे हैव प्रूवन कि माइंड के वेव्स के साथ ईसीजी चेंजेस का कोरिलेशन। सबसे बड़ी स्टडी, लार्जेस्ट स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी अबाउट द रिस्क फैक्टर इन हार्ट डिजीज ने इस स्ट्रेस को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा। एक फैक्टर था फाइनेंशियल स्ट्रेस, दूसरा फैक्टर था जॉब रिलेटेड स्ट्रेस, तीसरा फैक्टर था होम रिलेटेड स्ट्रेस, और उसको बांटा हाई स्ट्रेस, मीडियम स्ट्रेस एंड लो स्ट्रेस, एंड दे कंपेयर्ड लो स्ट्रेस विद द हाई स्ट्रेस, the risk was more than 2 times. So this is well proven that stress is an important risk factor for causation of heart disease. The recent paper has shown that there is a different type of stress that is known as caregivers stress. What is this caregivers stress? जिनके घर में लोग बीमार रहते हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं, उनमें भी ये स्ट्रेस पाया जाता है, बिकॉज उनको दूसरों का ख्याल रखना, बट अपने आप को फिट रखें ताकि आप सर्व कर सकें। नींद की कमी से भी क्या हमारे हृदय पे कोई असर पड़ता है? क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है जितने भी आजकल पढ़ने वाले बच्चे हैं, या ओल्ड एज भी देखूं या मिडिल एज भी देखूं, सबको नींद की प्रॉब्लम है। तो नींद की प्रॉब्लम भी हो सकता है कारण तो सर? जहां भी स्लीप डिप्राइवेशन होता है वहां पर ये रिस्क बढ़ता है, बिकॉज स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो ये सिंपैथेटिक ड्राइव आपको टैकीकार्डिया, घबराहट, अनईजी और सारी चीजें, ये बात वेल प्रूवन है कि जहां टैकीकार्डिया है, जहां की हार्ट रेट फास्टर है, वैसे लोगों में कार्डियक इवेंट ज्यादा होता है, उनमें हाइपरटेंशन ज्यादा होता है। आजकल देख रहे हैं सर, छोटे छोटे उम्र के लोग 20 साल 18 साल, उनसे भी छोटे, जो कि एज नहीं है धूम्रपान करने की या शराब का सेवन करने की या कोई भी नशीला पदार्थ सेवन करने की, क्या ये भी नुकसान पहुंचाता है हमारे हार्ट को? क्या ये भी एक कारण है हार्ट अटैक्स का युवाओं में? आप अगर देखेंगे कि बिफोर 30 वाले जितने पेशेंट होते हैं, दे आर यूजुअली स्मोकर्स। उनके साथ क्या होती है, ब्लॉकेजेस बढ़ती हैं, आर्टरी की नैरोइंग होती है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट होती है, और तब उस पर हार्ट अटैक का हो जाता है। बट यूजुअली आप स्मोकर्स में क्या देखेंगे कि उसमें आर्टरी में क्लॉट आकर के बन गई और क्लॉट ने सेलन ऑक्लूड कर दिया वेसल को, तो ये थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन्स करते हैं एंड दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। Alcohol is not good for health. Earlier this was they used to say that alcohol is protective, but जिस स्टडी को मैंने कोट किया, इंटर हार्ट स्टडी को 2003 में जब पब्लिश हुई ये स्टडी, उसने ये दिखाया कि साउथ एशियन पॉपुलेशन में अल्कोहल का प्रिवेंटिव रोल नहीं है, बिकॉज दे आर बिंज ड्रिंकर्स, दे ईट a lot the junk. Probably that is the reason, but that benefit was not in the South Asian population. इस कारण आप अल्कोहल का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हो फॉर प्रिवेंशन की आर्टरी को ब्लॉक करने से बचाए। उल्टा ये हार्ट की पंपिंग को कम भी कर सकता है अगर आप एक्सेसिव अल्कोहल करते हो। देखता हूँ जंक फूड बच्चे खा रहे हैं, बड़े खा रहे हैं, बुजुर्ग भी आजकल लेने लगे, क्योंकि टेस्टी ऐसा है उसका, अजीनोमोटो और ये सारी चीजों से। तो भोजन में हमें ऐसी कौन सी चीजें ऐसा जो कम या ज्यादा हमें खानी चाहिए ताकि हम इन चीजों से बच सकें? डिफरेंट गाइडलाइंस में अगर देखोगे तो हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में यूजुअली हम कहते हैं कि नमक कम खाइए, या नमक से बनी चीजें जैसे नमकीन, अचार, पापड़, चटनी, जिसपे आप सॉल्ट स्प्रिंकल करते हो, होगा। रीजन ये है कि कोलेस्ट्रॉल का सिंगल पोर्ट ऑफ एग्जिट इज बाइल। बाइल पिगमेंट्स जो बनते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और जब वो इंटेस्टाइन में रिलीज होता है तो दैट इज अ पोर्ट जहां से कोलेस्ट्रॉल बाहर जाता है। और जब आप हाई फाइबर मील खाते हो तो वो बाइल पिगमेंट्स बाइंड कर लेते हैं, फाइबर्स बाइंड कर लेते हैं बाइल पिगमेंट्स को, और डिस्टल इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। दैट्स हाउ दे प्रिवेंट, एज वेल एज जितनी फ्राइड चीजें हैं उसमें तो सारे आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं। तो इट शुड बी अ इनफ रफ एज। अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट इज आइडियल रिकमेंडेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। मेडिटेरेनियन डाइट इज अ डाइट विच इज रिच इन फ्रूट्स, सैलेड्स एंड नट्स। जैसे अभी आपने बोला बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, तो सर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या डिफरेंस है सर, क्या होता है? आइडियली क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो उसके जो फैट कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब होते हैं और काइलोमाइक्रॉन्स और दूसरे फॉर्म में, और वहां से वो लीवर में जाते हैं। और लीवर में जो सिंथेसिस होता है और रिसेप्टर्स होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और मैन्युफैक्चर जिस कोलेस्ट्रॉल को करता है दैट इज अ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दैट इज अ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल।
And this LDL cholesterol is considered as a bad cholesterol because this causes deposition of cholesterol in the arteries. दूसरा वाला कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। उसका काम क्या होता है कि पेरिफेरी में जो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट है आर्टरीज में, उसको वहां से वापस खींच के लाना। तो हम कहते हैं कि आइडियल सिनेरियो क्या होगा, आइडियल सिनेरियो कब बोलेंगे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल आइडियल है, जबकि प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल HDL इज हायर देन द LDL कोलेस्ट्रॉल, मतलब रिवर्सल इज मोर कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरी से लीवर को आ रहा है देन फ्रॉम लीवर टू। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे घी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, मैं तो 1 लीटर पीता था। जैसे मेरे नाना है, आज वो 80+ है, वो कहते थे कि मैं 250 ग्राम घी ही पी जाता था। अब मैं मानता हूँ सर घी वैसा आ भी नहीं रहा है, शहरों में तो वैसा मिल भी नहीं रहा है, तो सर घी खाना हमारे लिए कितना सुरक्षित हो सकता है? हमारे जितने भी बुजुर्ग थे शायद वो जितना खाते थे उतना चलते थे, है ना। वो 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव तो वो चलते चले जाते थे। उस समय ना कार होती थी ना बाइक होती थी, या तो साइकिल होती थी यानी तो वो पैदल होते थे, है ना। तो शायद वो जो खाते थे दे यूज्ड टू चर्न इट और बर्न इट। अब क्या है कि घी इज कंसिडर्ड एज ए सैचुरेटेड फैट। तो अगर ये सैचुरेटेड फैट है तो वी कांट कंसिडर इट एज अ गुड कंपोनेंट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। जैसे मैं देखता हूँ आजकल लोग बोलते हैं मेरे 10,000 स्टेप्स हो गए हैं, मेरे 11,000 स्टेप्स हो गए, तो सर एक दिन में कितने स्टेप्स करना मैंडेटरी है? देखिए स्टेप्स कहते हैं मोर देन 10,000 से कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम होता है। यू काउंट योर स्टेप्स बाय योर स्मार्ट वॉच। सिंगल स्टेप में आपका लेंथ क्या है दैट यू फीड इन योर वॉच, कि इतने मीटर 1 मीटर विल बी कंसिडर्ड एज अ step. Okay. Now I will tell you. You move your hand, don't move. This will be counted as a one step. कार्डियक एक्टिविटी, किस कार्डियक एक्टिविटी के बाद वो कहा जाता है कि इनफ एक्सरसाइज है, कहते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होना चाहिए। व्हाट इज मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज? 7 to 9 minutes या 6 to 9 minutes का एक एक्सरसाइज। मिनट्स इज अ इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। यूजुअली जो आप घर में वॉक कर रहे हो ना, घर में रसोई में जा रहे हो या वॉशरूम जा रहे हो या घर में कपड़े चेंज करने के लिए जा रहे हो, वो भी आपके स्टेप्स काउंटिंग होते हैं, है ना। लो इंटेंसिटी इज नॉट प्रिवेंटिव फ्रॉम द कार्डियक। तो आज हमारे साथ थे ब्रिजेश कुमार मिश्रा जी, मणिपाल के चेयरमैन भी हैं, और हमारे साथ इन्होंने अपने पूरे अनुभव शेयर करे, और जितने भी हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस थे उनके भी इन्होंने बहुत अच्छे से आंसर दिए हैं। और इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ नई जानकारियां लेके आपके साथ। नमस्कार सर।